हाँ, तो अगला चैप्टर है पाठ 4, परमाणु की संरचना। तुमने अणुओं के बारे में पढ़ लिया, परमाणु के बारे में पढ़ लिया, अणुवाद पढ़ लिए, सारे मोल संकल्पना पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया। लेकिन अब ये पढ़ना है कि परमाणु की रचना होती कैसे है। परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं इनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स या अवपरमाणुक कण, या इनको मूल कण भी कहा जाता है। तो परमाणु जिन कणों से मिलकर के बना होता है उन कणों को हम क्या कहते हैं? अवपरमाणुक कण। उनको कहते हैं अवपरमाणुक कण। एक अंग्रेजी में कहते हैं इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 क्या होते हैं? अवपरमाणु कण कहलाते हैं, या इनको हम मूल कण भी कहते हैं। परमाणु के क्या है? ये मूल कण। यानी परमाणु की रचना कैसे होती है? 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर के परमाणु की रचना होती है। वो 3 मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या पहले से ही पता थे कि ये सब इन चीजों से मिलकर के होती है रचना इसकी? नहीं, ये सब पता करने में कई साल लग गए, बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत तरह की बातें सामने आई, कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें नहीं मानी गई, और खोजें होती रहीं। तो कई सालों तक ये सब बातें चलती रहीं, और तब जाकर के ये सब बातें धीरे धीरे करके एक एक करके सामने आई। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। ये बात कही थी ना उन्होंने। इसका मतलब क्या है? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होता है वो विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया, यानी किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु ही है। अब इससे छोटा कण संभव नहीं है। किसने कहा था? ये डाल्टन ने। परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे खोजें आगे बढ़ी और वैज्ञानिकों की और उत्सुकता बढ़ी, उन्होंने और प्रयोग किए तरह तरह के, तो धीरे धीरे करके एक बात सामने आने लगी कि परमाणु जो है विभाजित किया जा सकता है। तो जब ऐसा लोगों को विभिन्न प्रयोगों के आधार पर जब ऐसा लगा, तो उन्होंने फिर इस दिशा में अपने प्रयोग करने शुरू किए कि क्या परमाणु को और अधिक तोड़ा जा सकता है, या परमाणु के भीतर कुछ और भी होता है क्या। तो धीरे धीरे करके ये सब अलग अलग तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा तरह तरह के प्रयोग किए जाते रहे, और फिर धीरे धीरे करके बातें पता लगती रही कि परमाणु को क्या किया जाता है? तोड़ा जा सकता है। तो जो डाल्टन की जो थ्योरी चल रही थी बहुत दिनों से, बहुत दिनों तक मान्य रही वो थ्योरी, वो धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ? खत्म हो गई, बिल्कुल सिरे से खारिज हो गई। और अब आजकल की थ्योरी क्या है कि परमाणु विभाजित किया जा सकता है, और परमाणु को विभाजित करने पर ये 3 प्रकार के मूल कण उसमें पाए जाते हैं। जब उसको परमाणु को तोड़ते हैं तो उसके भीतर ये 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे खोजे गए, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इस बारे में एक वैज्ञानिक थे जे टॉमसन। इनका नाम खूब अच्छी तरह से याद कर लो। जे हाँ, थॉमसन भी कहा जाता है, टॉमसन भी कहा जाता है, दोनों ही नाम लिखे होते हैं किताबों में। थॉमसन भी कह सकते हो या टॉमसन भी कह सकते हो। ठीक है, जे थॉमसन या जे टॉमसन, क्योंकि अंग्रेजी में थॉमसन ही लिखा जाता है लेकिन उसका उच्चारण टॉमसन किया जाता है, एच साइलेंट रहता है उसमें। तो अब वो लिखने बोलने वाले जो है कुछ उसको थॉमसन बोलते हैं, कुछ टॉमसन बोलते हैं। तो जे टॉमसन ने क्या किया था? एक कांच की नली ली थी उन्होंने, इसको कहते हैं विसर्जन नली। कांच की एक नली ली थी इस तरह, इस आकार की। इसमें नीचे जो है एक पाइप जैसा छोटा सा नली लगी थी, और ये पूरा एक चैम्बर था पूरा। इस चैम्बर में इन्होंने क्या किया? 2 प्लेटें लगाई। एक जो थी वो ऋण ध्रुव की थी, और दूसरी प्लेट जो थी वो धन ध्रुव की थी, और इसको उन्होंने बिजली के तारों से जोड़ दिया।
बिजली के तारों से जोड़ दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें इन्होंने एक विसर्जन नली, जो नली है इसको कहते हैं विसर्जन नली, इस नली को कहते हैं विसर्जन नली। और ये जो नली लगी हुई इससे क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप लगा करके इसके भीतर की सारी हवा यहां खींच लेते हैं, यानी उसके भीतर निर्वात पैदा कर देते हैं, निर्वात की तरफ, यानी इसके भीतर की सारी हवा जो होती है वो खींच ली जाती है, जिससे कि इसके भीतर हवा भी नहीं रह जाती है, यानी इसके भीतर क्या बन जाता है, एक वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम मतलब निर्वात। तो जब इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो इधर कैथोड की तरफ से चलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। कुछ किरणें ऐसी हैं जो कैथोड से चल के एनोड की तरफ जाती हैं, इस तरीके से। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन किरणों को नाम दिया कैथोड किरणें। ये जो किरणें इन्होंने देखी इनको नाम दिया कैथोड किरणें, कैथोड रेज। क्यों नाम दिया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रही थी। कैथोड रेज का मतलब जो कैथोड, कैथोड कहते हैं ऋण ध्रुव को। तुमने देखोगे बैटरी में प्लस और माइनस लिखा होता है। जी सर, देखा है, या जो सेल होता है हमारा, सेल पर भी प्लस और माइनस लिखा होता है। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं जिसमें प्लस और माइनस लिखा होता है, तो जो प्लस वाला सिरा होता है इसको हम कहते हैं एनोड, इसको कहते हैं एनोड या धन ध्रुव, एनोड या धन ध्रुव। और जो ऋण ध्रुव होता है उसको कहते हैं कैथोड। कैथोड कहें या ऋण ध्रुव कहें, एक ही बात है। तो कैथोड और एनोड दो लगा करके इन्होंने उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की थी तो उन्होंने देखा था कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो कैथोड की तरफ से चल करके एनोड की तरफ तक जाती हैं। तो इन किरणों को इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। तो इन्होंने ये किरणें जैसी जाती हुई देखी तो इन्होंने क्या किया, इन किरणों के बारे में कुछ अध्ययन करना शुरू किया। जब इन किरणों का उन्होंने अध्ययन किया, इनकी किरणों के बारे में और बातें पता लगाई, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने कैथोड किरणों में क्या क्या गुण होते हैं। ये किरणें कैसी थी, ये किरणें तो अदृश्य किरणें थी, दिखाई नहीं देती थी। ये किरणें जो थी वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन एक किरणों का समूह था जो इधर से उधर तक जाता था। अब ये पता कैसे लगा कि जाता था, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एक पहिया रख दिया इसके भीतर बीच में, पता करने के लिए यहाँ कुछ है भी कि नहीं। तो अगर कुछ होगा तो कोई चीज टकराएगी तो क्या होगा, ये पहिया जो होगा वो घूमने लगेगा। तो इस तरीके से एक पहिया जो था यहाँ पर इसके भीतर रख दिया। तो ये पहिया क्या हुआ, देखा कि उन्होंने ये पहिया घूमने लगा। तो उन्होंने सोचा कि घूमने कैसे लगा, ये इसका मतलब इससे कोई चीज टकरा रही, कोई चीज, पंखा लगा हुआ है तो पंखा कैसे घूमेगा अपने आप, अपने आप तो घूम नहीं सकता जब तक उसको कोई धक्का नहीं देगा उसके परों को। जब उसके परों को कोई धक्का देगा तभी तो वो घूमेगा। यस सर। तो इसका मतलब इससे कोई चीज टकरा रही है, टकराने के कारण इस पर बल लग रहा है, उस बल के कारण ये पहिया क्या होता है, घूम रहा है। तो कोई चीज टकरा रही, हाँ कोई चीज टकरा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे कण हैं जो इस पहिए से टकरा रहे हैं। इस पहिए को कहते हैं छेपड़ी पहिया, इस पहिए को कहते हैं छेपड़ी पहिया या पिन व्हील कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिन व्हील। पिन व्हील का मतलब है छेपड़ी पहिया, यानी बहुत ही सॉफ्ट पहिया होता है, बहुत जल्दी घूमता है, बिल्कुल घर्षण इसमें ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है घर्षण बल इसमें, बहुत आसानी से हल्का सा बहुत कम बल में ही ये घूमने लगता है एकदम से। तो इसलिए कहते हैं इसको पिन व्हील। तो ये पहिया जब घूमने लगा इसका मतलब इन्होंने सोचा कि जरूर जो इसके भीतर जो है कुछ ऐसा है, कुछ कण हैं ऐसे, क्योंकि उन्होंने हवा सारी निकाल दी थी। जब हवा सब निकाल दी तो हवा में जो गैसें होती हैं उनके कण भी नहीं रह गए उसके भीतर, उसके भीतर तो बिल्कुल खाली जगह हो गई। किसी भी प्रकार का कोई कण इस नली के भीतर पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके नली के भीतर की जो हवा थी वो भी उन्होंने वैक्यूम पंप से खींच के सारी निकाल दी थी, जिसकी वजह से अब इस नली के भीतर क्या था, बिल्कुल निर्वात था। निर्वात का मतलब ऐसा जगह जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कण मौजूद ना हो, कोई भी चीज मौजूद ना हो। तो तब उन्होंने देखा कि ये पहिया घूम रहा है, इसका मतलब जब विद्युत प्रवाहित करते थे तो पहिया घूमने लगता था, विद्युत बंद कर देते थे तो पहिया बंद हो जाता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बिजली प्रवाहित करते हैं, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तभी इधर से कुछ ऐसा होता है, और पहिए के घूमने की दिशा जो थी वो इधर से इधर को होती थी। जब पहिए के घूमने की दिशा इधर से इधर को होगी तो क्या होगा, तभी तो पता चलेगा इधर से कोई चीज धक्का दे रही है,
इसका मतलब इधर से कुछ किरणें, इधर से कुछ कण ऐसे हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं कैथोड से और उधर की तरफ जा रहे हैं। तो उनके रास्ते में कोई चीज आ गई, हाँ उनके रास्ते में अगर कोई चीज पड़ी तो उसको उन्होंने धक्का दिया, और धक्का देने पर क्या हो, ये पहिया जैसा लगा हुआ तो ये घूमने लगता है धक्का देने पर। तो जैसे एक बड़ा पहिया होता है पवन चक्की में, क्या होता है जब हवा चलती है तो क्या होता है, घूमने लगता है, नहीं घूमने लगता है। तुमने बच्चों को खिलौने वाली चक्री जैसी देखी हो जो कागज की बनाई जाती है, उसमें पतली डंडी लगा दी जाती है, वो हवा चलती है तो क्या होती है, घूमती है खूब तेजी से, देखिए ना जी। तो वो हवा से घूमती है ना, जब हवा उसको धक्का देती है तो वो घूमने लगती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक छोटा सा पहिया रखा उन्होंने जो इन कणों के धक्कों से जो था वो घूमने लगा था। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जरूर इसके भीतर किसी न किसी प्रकार के कोई कण मौजूद हैं जिनकी वजह से ये पहिया घूम रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ, इन्होंने इसके बारे में फिर इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, इनकी उत्सुकता और बढ़ी, अब इसके बारे में और अध्ययन किया जाए तो और इन्होंने बातें इसके बारे में जाननी चाहिए और तरह तरह के प्रयोग किए। तो इन्होंने इसके कई प्रकार के गुण देखे, तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो अदृश्य हैं, दिख नहीं रही हैं, लेकिन कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं। इन किरणों को इन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें, क्योंकि ये किधर से निकल रही हैं, कैथोड की तरफ से निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों को नाम दिया इन्होंने कैथोड किरणें। फिर बाद में इन्होंने इसके जब गुणों का अध्ययन किया तो क्या पाया कि कैथोड किरणों में क्या क्या गुण होते हैं, कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। पहला तो इनका ये हो गया खासियत। और अपने मार्ग में कोई चीज रख दी जाएगी, इन्होंने क्या किया, इसके बीच में कोई एक टुकड़ा रख दिया किसी चीज का, कोई पदार्थ रख दिया या कोई एक वस्तु रख दी, तो क्या हुआ, उसकी छाया बन गई। जैसे धूप में होता क्या होता है, धूप में हम खड़े हो जाए तो हमारी छाया बन जाती है, या धूप में अगर कोई वस्तु रख दे तो उस वस्तु की छाया बनती है, नहीं बनती है। तो उसी तरीके से यहां पर भी ऐसा हो रहा था कि हमको दिख तो नहीं रही थी किरणें, लेकिन अगर हम कोई चीज वहां पर रख दे तो उसकी छाया दिखने लगती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने रास्ते में आने वाली चीजों की क्या करती हैं, जो वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं, छाया तो हमेशा अपारदर्शी चीजों की बनती है ना, जो चीज पारदर्शी होगी तो उसकी छाया बनेगी नहीं, क्योंकि उसमें तो उसके अंदर से तो प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो जो चीजें अपारदर्शी होती हैं, जिनके भीतर से होकर के प्रकाश नहीं गुजर सकता है, ऐसी वस्तुओं की क्या होती है, छाया बनती है। तो इनके मार्ग में अगर कोई वस्तु रख दी जाती है रास्ते में तो उसकी छाया बन जाती है, उसकी परछाई बनती है। तो ये दूसरा गुण हुआ इनका। और एक गुण क्या था कि कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखे हुए इस पहिए को एक घर्षण रहित पहिया, इसका घर्षण बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है, या मान लो कि बहुत ही इतना कम है कि हम उसकी गणना नहीं कर पा रहे हैं, इतना कम है, इसलिए इसको नगण्य मान लिया जाता है। तो ऐसा पहिया अगर रख दिया जाए तो ऐसे पहिए को ये क्या करती है, घुमा देती है। इनके रास्ते में अगर कोई पहिया आ जाए तो उसको घुमा देती है। तो इस घटना से क्या पता चलता है, पहिए को घुमा दे रही है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये किरणें जो हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। यानी इन किरणों में क्या है, कुछ कण जरूर है ऐसे जो इस पहिए से टकराते हैं और पहिए को धक्का देते हैं, जिससे की वजह से पहिया क्या होता है, घूम जाता है। तो पहिया घूमने की वजह से ही ये पता चला कि इन किरणों में क्या है, छोटे छोटे से कण मौजूद हैं, छोटे छोटे से कण मौजूद हैं। अब वो कितने छोटे हैं ये बाद में पता लगाया गया, लेकिन कुछ ना कुछ कण ऐसा है जो इस पहिए को घुमा रहा है। ठीक, और क्योंकि ये गति कर रही है इधर से उधर, तो इसका मतलब इनमें गतिज ऊर्जा भी है। जब गति करेंगे तो इनके भीतर क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी होगी। हाँ, और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये किरणें कांच, क्योंकि ये तो कांच की नली है ना, तो कांच की नली से जब टकराती हैं तो कांच की नली जो होती है वो चमकने लगती है, बिल्कुल चांदी जैसी। उसकी क्या होती है, चमकने लगती है एकदम। यानी कांच की नली पर क्या करती है, चमक पैदा करती हैं ये किरणें। इन किरणों का एक गुण ये भी है कि जब ये कांच की नली पर पड़ती हैं तो क्या करती है, नली को चमका देती हैं, नली चमकने लगती है। तो किस रंग की चमकती है, हरे रंग की चमक पैदा करती हैं। और एक चीज और, अगर इनके रास्ते में कोई एक पतली सी पन्नी रख दी जाए किसी धातु की, बहुत बारीक सी पन्नी, बिल्कुल वर्क जैसी, जैसे चांदी का सोने का वर्क होता है, मिठाई खाई है, मिठाई के ऊपर चांदी चिपकी होती है, चांदी का वर्क लगा होता है बहुत महीन सा, बल्कि हाँ उतनी ही महीन या उससे भी महीन पन्नी अगर कोई रास्ते में रख दी जाए तो वो पन्नी गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाने का मतलब क्या है कि ये किरणें जो होती हैं वो गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती हैं। जब टकराती हैं तो टक्कर के कारण क्या होता है, ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा कब पैदा हुई, जब टक्कर होगी, और टक्कर कब होगी, जब उनमें गतिज ऊर्जा होगी।
अगर एक जब कभी कभी तुम लोगों को मार पड़ती है, पापा थप्पड़ मार दें या हम लोग मार दें कभी, तो क्या होता है, गाल गर्म हो जाता है कि नहीं, बताओ। यस सर। या पीठ पे पड़ा अगर तो क्या होता है, पीठ गर्म हो जाती है कि नहीं, लाल तो हो ही जाता है लेकिन साथ साथ गर्म भी तो हो जाता है। तो ऊष्मा पैदा होती है, यानी जब टकराव होता है तो क्या होता है, ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका मतलब इन किरणों में जो गतिज ऊर्जा है वो जब इस धातु की पतली पन्नी से टकराती है तो क्या होता है, पन्नी गर्म हो जाती है। इसका मतलब है कि ये गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इन किरणों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो पन्नी से टकराने पर या किसी ठोस वस्तु के टकराने पर क्या होता है, उस ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये सब इनके कुछ गुण थे। एक गुण और ये था कि जब ये किरणें किसी बहुत उच्च गलनांक वाले पदार्थ से टकराती है, कोई ऐसी धातु जिसका गलनांक बहुत ऊंचा हो, बहुत ज्यादा तापमान पे पिघलती हो वस्तु, ये गलनांक उच्च होने का मतलब क्या है, कोई वस्तु पिघलने के लिए बहुत अधिक तापमान लेती हो, यानी बहुत ज्यादा गर्म करने पर वो वस्तु पिघलती हो। तो ऐसी कोई धातु अगर हम रख दें तो उससे टकराने पर ये एक दूसरे प्रकार की किरणें पैदा करती हैं। इन किरणों को हम कहते हैं एक्स किरणें या एक्स रेज। एक्सरे तुमने पढ़ा होगा, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जांच करते हैं तो एक्सरे लिखते हैं कि एक्सरे करवा के लाओ। तो वहां पर जो तुम्हारे शरीर पर जो किरणें डाली जाती हैं वो कौन सी किरणें होती हैं, वो यही एक्सरे होती है। यही किरणें तुम्हारे शरीर के आर पार निकल जाती हैं और तुम्हारे शरीर के अंदर की जो भी हड्डियां वगैरह होती हैं उनकी सबकी फोटो छाप देती हैं उस फिल्म के ऊपर। जो फिल्म लगाई जाती है नीचे, उस फिल्म पर तुम्हारी फोटो, अंदर की कठोर चीजों की फोटो जो होती है वो सब छप जाती है। तो एक्सरे जो है ये एक प्रकार की किरणें होती हैं। जो कैथोड किरणें जब किसी उच्च गलनांक वाले धातु से टकराती हैं तो पैदा होती है, तो उन किरणों के द्वारा हमारा एक्सरे किया जाता है। तो ऐसे ही ये एक्स किरणें कैसे पैदा होती हैं, ये कैथोड किरणों के कारण पैदा होती है। कैथोड किरणों के रास्ते में जब कोई उच्च गलनांक वाली धातु आती है तो उसके टकराने पर ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। तो ये भी एक इनका गुण होता है। और अगर इनके बीच में कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र या इनके अगल बगल चुंबक रख दिया जाए तो इनका रास्ता जो होता है थोड़ा सा इधर उधर मुड़ जाता है। इधर चुंबक रखा होगा तो इधर मुड़ जाएगा, इधर चुंबक रखा होगा तो इधर मुड़ जाएगा। तो चुंबक की तरफ क्या होती है, ये आकर्षित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, इनका रास्ता जो होता है वो मुड़ जाती हैं। अब एक सबसे बड़ी खोज ये हुई कि अगर यहाँ पर ये तो दो ध्रुव हमने लगाए हैं, अगर दो ध्रुव हम इधर भी लगा दें, कोई एक इधर से और एक इधर से, यानी एक तरफ हम प्लस और एक तरफ माइनस, तो क्या होता है, ये किरणें प्लस की तरफ मुड़ जाती हैं। ये बड़ी विशेष घटना हुई थी जब इसकी खोज चल रही थी, इनके बारे में ये प्रयोग चल रहे थे। इस प्रयोगों में ये देखा गया कि जब इस नली के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक इस तरीके से एक तरफ प्लस लगाया एक तरफ माइनस लगाया, तो जब विद्युत प्रवाहित की तो क्या जो किरणें निकल रही हैं, ये किरणें किधर मुड़ जाती हैं, इधर की तरफ, यानी इधर से निकल कर फिर इधर की तरफ आने लगती हैं, इधर की तरफ मुड़ जाती, फिर उधर तक नहीं जाएंगी। फिर क्या होगा, ये इधर मुड़ जाएंगी, क्योंकि बीच में प्लस जाएंगी तो प्लस की तरफ, लेकिन प्लस की तरफ यहाँ रास्ते में अगर दूसरा प्लस मिल गया तो ये इधर मुड़ जाएंगी। अब इससे क्या पता चलता है कि ये किरणें जो, भाई तो वो प्लस की तरफ कौन जाएगा, माइनस जाएगा ना, प्लस की तरफ माइनस जाएगा और माइनस की तरफ प्लस जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किरण जो हैं, ये किरणें जो हैं, ये किरणें क्या हैं, कणों से मिलकर बनी है, तो पता चल ही गया ये किरणें क्या हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तो अब चूंकि ये धन ध्रुव की तरफ मुड़ रही हैं, धन प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये किरणें जो हैं वो ऋणावेशित हैं। ऊपर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, माइनस, इनके ऊपर कौन सा आवेश होगा, माइनस का या ऋण आवेश होगा। तो ऋण आवेश होने के कारण क्या होगा, ये धन की तरफ आकर्षित हो जाती है और धन की तरफ ये मुड़ जाती है। तो जब इनके रास्ते में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये किरणें धन प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। ये इधर की तरफ हमने धन प्लेट लगाई थी है, और इधर की तरफ ये ऋण प्लेट लगाई थी, तो ये किरणें इधर की तरफ धन की तरफ मुड़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कण जो है वो कैसे हैं, ऋण आवेशित कण हैं। इन कणों पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो इस तरह से जब बहुत सारी बातें, जब इनके इन किरणों के गुणों के बारे में अध्ययन किया गया, तो ये सब अध्ययन करने के पश्चात ही जो इन कैथोड किरणों के जो कण थे, कैथोड किरणों के जो कण थे, इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन।
तब इन्हीं कणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब समझ आ गया तुमको इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन खोजा गया पहली बार, और बाद में देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे कण होते हैं जो सभी प्रकार के पदार्थों में पाए जाते हैं। बाद में और खोजें होती रहीं तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी प्रकार के पदार्थों में पाए जाते हैं। तो ये इससे फिर ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम का जो कण है ये परमाणु से भी छोटा है और परमाणु के भीतर ही पाया जाता है। ठीक, तो ये पहला कण जो था परमाणु के भीतर वाला ये खोजा गया इस तरीके से। तो इस प्रकार से तुमको परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। ठीक, तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने या जे टॉमसन ने। ठीक है, फिर ऐसे ही उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का कुछ इसी से मिलता जुलता प्रयोग किया था। उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्योंकि अब ये देखा, अब देखो, अब ये देखा गया कि परमाणु के ऊपर तो कोई आवेश होता नहीं है, परमाणु तो अनावेशित होता है। लेकिन अब परमाणु के ये पता चल गया कि परमाणु के भीतर ऋण आवेशित कण मौजूद होते हैं। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। क्योंकि कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश पता चला? ऋण आवेश, क्योंकि ये प्लस की तरफ मुड़ जाती है। इसका मतलब इन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो जब परमाणु के भीतर ऋण आवेश मौजूद है और परमाणु के ऊपर कोई दूसरा आवेश नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके भीतर कोई दूसरा यानी धन आवेश भी मौजूद होगा। धन आवेश भी मौजूद होगा। तो अब उसके लिए खोज शुरू हुई कि आखिरकार जब इसके भीतर ऋणावेशित कण मौजूद है तो परमाणु के ऊपर फिर कोई आवे तो परमाणु भी ऋणावेशित होना चाहिए। अगर परमाणु के भीतर केवल इलेक्ट्रॉन ही है यानी ऋणावेशित कण ही है, तो फिर क्या होना चाहिए कि पूरा परमाणु भी ऋणावेशित होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है। परमाणु जो होता है वो ऋणावेशित नहीं होता है। परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के भीतर कोई दूसरा कण भी जरूर होगा जो इस आवेश को बराबर कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेशों को बराबर कर दे रहा है। तब ये वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। इन्होंने भी फिर इसी तरह का प्रयोग और किया, इसी से मिलता जुलता कुछ प्रयोग। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें इधर से भी चलती हैं और इधर की तरफ आती हैं, कुछ ऐसी भी किरणें हैं। यानी कुछ जो थॉमसन ने कहा था कि ये कैथोड से चलती है, एनोड की तरफ जाती है, तो गोल्डस्टीन ने ऐसा इसी से मिलता जुलता प्रयोग किया था। और उन्होंने कहा था कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो इधर एनोड से चल के भी कैथोड की तरफ जाती हैं। अक्षय माइक बंद कर लो अपना। हाँ, तो ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाने वाली किरणें तो थी ही, साथ ही साथ एनोड से निकल के कैथोड की तरफ भी ये किरणें जाती हैं। तो इन्होंने इन किरणों को नाम दिया एनोड किरणें या कैनाल किरणें। कैनाल किरणें या एनोड रेज इसका नाम दिया, एनोड किरणें। इसको नाम दिया इन्होंने एनोड रेज या एनोड किरणें या कैनाल किरणें। ठीक है, तो बाद में जब उन किरणों का अध्ययन किया गया तो पता लगा कि ये किरणें भी कणों से मिलकर बनी हैं और ये किरणें जो होती हैं वो ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं इधर से चल के। तो जब ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी तो क्या होगा? इसका मतलब इन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। बाद में जब और खोजें हुई और प्रयोग किए गए तो ये पता चला कि ये वाला कण भी सभी परमाणुओं के भीतर मौजूद होता है। तो अब ये इन दोनों प्रयोगों से ये बात सिद्ध हो गई, कई वर्षों तक प्रयोग करते रहने के बाद, कि परमाणु भी तोड़ा जा सकता है। और परमाणु के भीतर दो प्रकार के कण मौजूद होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे एनोड रेज वाले जो कण थे इनको नाम दिया गया प्रोटॉन। इनको नाम दिया गया बाद में प्रोटॉन। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक जो है वो रदरफोर्ड को मानते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, क्योंकि वो भी उस समय प्रयोग कर रहे थे, तो कुछ वैज्ञानिक जो है वो रदरफोर्ड को मानते हैं, रदरफोर्ड को भी। लेकिन अधिकतर लोग जो है वो
गोल्डस्टीन को ही मानते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के प्रयोग बाद में हुए थे और गोल्डस्टीन के प्रयोग पहले हुए थे। तो रदरफोर्ड को भी माना जाता है, कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी मिल सकता है लिखा हुआ, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक जो हैं वो गोल्डस्टीन को ही प्रोटॉन की खोजकर्ता मानते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो इस प्रकार से इन प्रयोगों के द्वारा कई वर्षों तक प्रयोग करते रहने के बाद इस तरह के और भी प्रयोग करते जाए, फिर बार बार चेक किया गया कि हाँ यही वास्तव में यही हो रहा है कि नहीं। कई बार प्रयोगों को दोहराया जाता है जिससे कि उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। तो कई बार प्रयोग करके ये सब प्रयोग करते रहे, कई सालों तक वैज्ञानिक और उनका अध्ययन करते रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने खोज किया कि परमाणु के भीतर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक इतनी खोजों तक क्या हुआ, 2 ही कण अभी तक मिले हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक बात पता है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है। और प्रोटॉन कैसा है? प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित कण है। तो परमाणु के भीतर 2 प्रकार के कणों की खोज इस समय तक हो गई। फिर अब इन कणों के बारे में और अध्ययन किया गया। जब और अध्ययन किया गया तो कुछ और बातें पता लगी इन कणों के बारे में। वो क्या क्या बातें पता लगी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक। और इस ऋण आवेश का मान कितना होता है? 1 इकाई, 1 यूनिट या 1 इकाई ऋण आवेश पाया जाता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर के आवेश के बराबर होता है। यानी जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन उसकी प्रकृति फर्क होती है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है उतना ही आवेश माइनस वाला होता है और प्रोटॉन पर उतना ही आवेश जो होता है वो प्लस वाला होता है, यानी धन आवेश होता है। और कितना होता है? ये भी 1 इकाई ही होता है। और ये 1 इकाई आवेश कितने के बराबर होता है? ये 1 इकाई आवेश बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये 1 इकाई आवेश जो है वो इतना होता है। ये याद करो कि 1 इकाई आवेश कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इतना आवेश होता है, बस ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो धन आवेश होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेशों की मात्रा का पता चला। फिर और प्रयोग होते रहे। तो उसके बाद 1932 के आसपास एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक तीसरा कण और ढूंढ लिया। इसमें एक तीसरा कण और ढूंढ लिया। वो कण क्या था? उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्यों न्यूट्रॉन नाम दिया गया? क्योंकि जब इनके गुणों की जांच की गई तो क्या पता चला कि इस कण के ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। यानी ये जब देखो, अगर धन है तो धन आवेशित कहा जाएगा, ऋण आवेश है तो उसको ऋण आवेशित कहा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं, न धन न ऋण, यानी ये न्यूट्रल है। ऐसे ही तो क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। ऐसी चीजों को कहते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के कारण इसका नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। ठीक, इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, क्योंकि इस कण पर कोई भी आवेश नहीं था। तो इस प्रकार से परमाणु के भीतर कुल 3 प्रकार के कणों की खोज हुई। और इसकी खोज किसने की थी? सर जेम्स चैडविक ने। सर जेम्स चैडविक, ये नाम याद करो। तो 3 वैज्ञानिकों के नाम हो गए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सर जेम्स चैडविक ने। या उसको केवल चैडविक भी कुछ लोग कभी कभी लिख देते हैं, क्वेश्चन पे पूछते समय खाली चैडविक भी लिखा हो सकता है, लेकिन इनका पूरा नाम है सर जेम्स चैडविक। तो इस प्रकार से विभिन्न खोजों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये पता चल गया कई वर्षों में कि परमाणु के भीतर भी 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। और वो 3 प्रकार के कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है।
तो इतना समझ में आया? जी। बताओ। अच्छा, अब परमाणु के भीतर ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार जब परमाणु के भीतर 3 प्रकार के कण मौजूद हैं और इन 3 प्रकार के कणों में ऋण आवेशित कण भी हैं, ऋण आवेश वाले कण भी हैं, धन आवेश वाले कण भी हैं, ठीक। और ये कहां है? परमाणु के भीतर। ये मान लो परमाणु है तो परमाणु के भीतर धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है, लेकिन फिर भी इस पूरे परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं है। वो आवेश कितना है? 0 है। तो ऐसा कैसे हो गया? अब इस पर खोज शुरू हुई कि जब परमाणु के भीतर धनावेश भी मौजूद है और ऋण आवेश भी मौजूद है और तीसरा कण खैर उस पर कोई आवेश ही नहीं है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं आवेश के बारे में, तो ये परमाणु के ऊपर आवेश क्यों नहीं है कोई? पूरा परमाणु क्या होता है? अनावेशित होता है, लेकिन परमाणु के भीतर धनावेश भी मौजूद है और ऋणावेश भी मौजूद है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा एक ही परिस्थिति में हो सकता है जब इन दोनों आवेश की मात्रा जो हो वो बराबर हो। जैसे अगर हम कहें कि माइनस के 2 आवेश है, ठीक। अच्छा, माइक बंद कर लो, तुम्हारे माइक में डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज बहुत घड़घड़ाने लगती है एकदम से। हाँ, बंद हो गई। तो परमाणु के भीतर आवेश क्यों नहीं है? तो ऐसा एक ही स्थिति में संभव है कि जब दोनों प्रकार के आवेश क्या हो? बराबर हो। अब +2 और -2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 0। यानी पूरे परमाणु पर कोई आवेश क्यों नहीं होता है? उसका कारण यही है कि इस परमाणु के भीतर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। ये जरूरी है। क्यों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जब तक परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा तभी तक वो परमाणु कहलाएगा, लेकिन अगर उस पर आवेश आ गया तब फिर वो परमाणु नहीं कहलाएगा। यानी अगर इनमें किसी की गिनती कम ज्यादा हो गई, अगर मान लो यहाँ पर माइनस के 2 हैं और प्लस का 1 हुआ, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। यानी उस समय उस स्थिति में इस परमाणु के ऊपर -1 का आवेश होगा। अगर इसके भीतर ऋणावेश 2 हो और प्रोटॉन 1 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कुल -1 आएगा, आएगा ना। तो इस हिसाब से इसके ऊपर माइनस परमाणु के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, मान लो माइनस के 3 हो और प्लस के 5 हो, तो इसको जोड़ोगे कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर है कोई परमाणु तो इस परमाणु के ऊपर 2 इकाई धन आवेश आ जाएगा। यानी किसी परमाणु पर आवेश कब आएगा? जब परमाणु के भीतर आवेश की मात्रा कम ज्यादा होगी, तभी उस परमाणु पर आवेश की स्थिति पैदा होगी। लेकिन सामान्य रूप से जो सामान्य परिस्थिति होती है किसी परमाणु की, तो उस परिस्थिति में परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है जो एक सामान्य परमाणु होता है वो अनावेशित होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उसको हम कहते हैं उदासीन। तो सामान्य रूप से जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु के भीतर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कम ज्यादा होंगे तभी उसके ऊपर कोई आवेश उत्पन्न हो जाएगा। या तो धनावेश आ जाएगा परमाणु के ऊपर, या उस परमाणु के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। तो जब परमाणु के ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश आ जाता है तो फिर उसको परमाणु ना कह करके उसको हम कहते हैं आयन। उसको हम क्या कहेंगे? आयन। ION, आयन। यानी जब आवेशित हो जाता है परमाणु, जब तक वो उदासीन है तब तक तो वो परमाणु कहलाएगा, लेकिन अगर उस पर आवेश आ गया कोई तो उसको हम कहेंगे आयन। आवेशित परमाणुओं को हम आयन कहते हैं। ऐसा कैसे होता है अभी आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज तुमने जितना पढ़ा वो समझ में आया कुछ? बताओ अक्षय। परमाणु की संरचना के बारे में जितना अध्ययन किया गया वो तुमको समझ में आया? अब्दुल्ला हो कि चले गए? यस सर। कुछ समझ में आया आज? यस सर। चलो ठीक है, फिर अब आज इतना ही, आगे फिर अब कल पढ़ाएंगे।